पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी कुछ सेकंड बचे हैं, लेकिन इस बीच एसजीएक्स निफ्टी पर नजर आ रही है 20-22 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा है। लेकिन एशियाई बाजार हर निशान में लौटते हुए दिख रहे हैं, लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिख रही है। अब तो हांगकांग में देखिए 700 पॉइंट की तेजी है, ½ मजबूत, लेकिन शंघाई के बाजार तेजी से भागते हुए दिख रहे हैं 1.5% ऊपर, वो भी तब जबकि डॉलर इंडेक्स 100 के पार निकला था। लेकिन वहां से जो थोड़ी सी कमजोरी डॉलर इंडेक्स में आती हुई दिखी है, उसका फायदा उठाने की कोशिश एशियाई बाजारों की तरफ से होती हुई दिखी है। तो खाली ताइवान को छोड़ दीजिए, बाकी सारे बाजार हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, हम ताइवान के साथ जाते हैं या बाकी एशियाई बाजारों की तर्ज पर। लेकिन एक बात तो तय है कि काफी कुछ रिकवरी एशियाई बाजारों के साथ साथ उस एसजीएक्स निफ्टी में होती हुई दिखी, क्योंकि वीकेंड पर यहां पर एसजीएक्स निफ्टी हम 55-60 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए देख रहे थे। तो उस लिहाज से देखें तो काफी हद तक रिकवरी दिखाते हुए भारतीय बाजार। इस बीच पहले टिक आपकी स्क्रीन पर 150 अंक ऊपर आती हुई दिख रही निफ्टी में, अब 70 अंकों की मजबूती। विप्रो 10% ऊपर है, अंबुजा सीमेंट 10% ऊपर, डीएलएफ 10% ऊपर, एक्सेल टेक में 5% की तेजी, टाटा पावर, टाटा मोटर्स लंबे लिस्ट आज तो जो मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। लेकिन कमजोर शेयरों की बात करें तो सन फार्मा में 9% की कमजोरी और भारतीय एयरटेल 6% कमजोर। शुक्रवार के सेशन में रुपए में इंटरेस्टिंग मूव दिखा कमजोरी की तरफ, 1% रुपया गिरकर बंद हुआ था। आज जो शुरुआत हुई 63 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल के बेहद करीब 2 पैसे की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है रुपए में। 62.98 ये लेवल है रुपए पर, तो देखना होगा रुपया 63 के आसपास के लेवल को होल्ड कर पाता है या उसके बियॉन्ड उसके नीचे जाकर गिरता है। तो ये एक करेंसी मार्केट का रुझान आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, राय लेते हैं। जेपी एसोसिएट को लेकर एक खबर आ रही है, हिडलबर्ग सीमेंट और साथ ही जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इन दो कंपनियों के साथ मिलकर ये किसी तरह का एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करने के मूड में नजर आ रहे हैं। पहले से काफी अपने एसेट्स बेचने की कोशिश भी जेपी सीमेंट के एसोसिएट की तरफ से होती हुई दिख रही थी। तो एक चेक लेंगे कि किस तरह का रुझान जेपी एसोसिएट्स की चार्ट पर बनता है। उससे पहले एक रुपए का पर क्यों चेक ले लिया जाए। हमारे साथ सुब्रमण्यम शर्मा, डायरेक्टर ग्रीनबैक फॉरेक्स के हैं। शर्मा साहब, कैसे देख रहे हैं आप डॉलर इंडेक्स की मजबूती को, और ऐसे में क्या रुपए के लिए 63 के लेवल को होल्ड कर पाना पॉसिबल होगा या कमजोरी बढ़ने के आसार हैं? देखिए, रुपये की जो कमजोरी हमने पिछले 2-3 दिनों में देखे, उसके 2 कारण थे। एक है जो सीपीए डेटा जो आई थी फरवरी की, वो थोड़ी खराब आई थी। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि इन्फ्लेशन डेटा कम होगा और आरबीआई आगे और इंटरेस्ट की कटौती करेंगे, लेकिन जो डेटा जो मार्जिन हायर आए थे उसके कारण इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ आई, उसके इम्पैक्ट रुपये पे हमने देखे। तो एक है फ्यूचर रेट कट के एक्सपेक्टेशन थोड़े थम गई है, और दूसरा जो कारण है कि डॉलर की स्ट्रेंथ, जो डॉलर के हमने कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ देखे यूरो और पाउंड के सामने, उसका भी स्लाइट इम्पैक्ट रुपये में आया, जिसके कारण जो की लेवल 60 to 80 का ब्रेक काफी दिनों के बाद हमने फ्राइडे ब्रेक होते देखे। तो ये जो कारण के कारण ये तो रीजन के कारण रुपया हमकी वीकनेस देखे। लेकिन जो रुपये की जो वीकनेस या गिरावट है इतने ज्यादा नहीं, जो नेगेटिव जो यूरो और डॉलर के स्ट्रेंथ के हिसाब से जो इम्पैक्ट आना चाहिए उतने आई नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक पैरामीटर्स ठीक लग रहा है। और आज भी हम देखेंगे रुपया 63 लेवल के आसपास खुलेगा, और इक्विटी मार्केट में अगर रिकवरी हो जाए तो शायद रुपये में हम एक करेक्शन देखें। तो 63.20 का जो लेवल है अब देखना है, जो अगर 63.20 ब्रेक होगी तो शायद एक और वीकनेस स्टॉप लॉस बाइंग के हिसाब से थोड़ी वीकनेस हो सकती है। लेकिन अगर 63.20 या रुपया की फर्स्ट हाफ में अगर 63 के नीचे आते देखें तो 62.80 और 63.20 के रेंज में देखेंगे। तो नेगेटिविटी जो रुपया का है इतनी ज्यादा नहीं है जो डॉलर के स्ट्रेंथ के हिसाब से, बट डोमेस्टिक अगर आज इन WPI डेटा जो अनाउंस होने वाले वो भी अगर शायद खराब होगी तो शायद रुपये में वीकनेस थोड़े दिन और बरकरार रहेगा। लेकिन ब्रॉडर आउटलुक रुपये का रेंज बाउंड रहेगा, एंड द पॉसिबिलिटी की एक थोड़ी और करेक्शन वापस 60 के लेवल हम कई आते दिनों में देख 62.60 और 63.20 ये है रेंज रुपए के लिए ट्रेड करने की, ये मानना है शर्मा साहब का। शुक्रिया आपका हमारे लिए ये राय देने के लिए। जेपी एसोसिएट की बात कर रहे थे, मानस चार्ट्स क्या करें, कोई मौका है खरीदारी का? देखिए, पिछले 3 मंथ में हमने देखा है कि 23 के लेवल्स डाउनसाइड रीच नहीं हुआ है। ये जरूर है कि 30 रुपए और 29 रुपए 50 पैसे की रेंज में स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट मैं नहीं समझता यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। मैं तो समझता हूँ कि वेट कर लें, शायद ये कंसोलिडेशन का टाइम थोड़ा और बढ़ जाए, बट एक अपसाइड ब्रेकआउट की उम्मीद मैं करता हूँ। मैं समझता हूँ 30 रुपए के लेवल्स आने वाले टाइम में रीच होंगे, और अगर ऐसा होता है तो वहां से कम 10 से 15 रुपए का फूल मिलेगा। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर लोअर लेवल्स पे आता है तो 25 रुपए के आसपास
एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की एडवाइस रहेगी, जिसमें स्टॉप लॉस आपके 23 रुपए के नीचे हो। मानस, फोर्टिस हेल्थ केयर का स्टॉक देखकर बताइए, ये कैसा आपको लग रहा है? एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिली थी, कुछ बड़े एचएनआईज ने यहाँ पर खरीदारी भी की हुई है। आज खबरें काफी कुछ नेगेटिव आ रही हैं। सिंगापुर के कंपटीशन पैनल ने रेडलिंक एशिया, जो एक डायग्नोस्टिक इमेजिनिंग यूनिट है जिसको ये बेचना चाहते थे, उसको बेचने पर रोक लगाई है, रिजेक्ट किया है इनका प्रपोजल। सितंबर 2014 में इन्होंने अनाउंस किया था कि ये इस यूनिट को बेचेंगे। आज कुछ कमजोरी दिख सकती है स्टॉक में, खबर के दम पर ऐसा लगता है, लेकिन क्या रणनीति होनी चाहिए? चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए, चार्ट तो बेहतरीन है और मैं समझता हूँ कि जब तक 155 के लेवल रीच ना हो तब तक यहाँ पर स्टॉक के लिए कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। कोई भी गिरावट एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैं तो समझता हूँ कि 2010 के जो हाइस थे 187, वो अपने टारगेट सेट करके चले। टाइम फ्रेम अपना बड़ा रखें 3 to 6 मंथ्स का, बट वो लेवल्स पॉसिबल है स्टॉक। ओके, तो ये राय आती है इन सारे स्टॉक्स पर। लेकिन देख लेते हैं आज आपके लिए मौके कहाँ हैं ट्रेडिंग के। सारे ट्रेडिंग हाउस लेकर हमारे साथ जुड़ रही है पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए लॉन्ग से शॉर्ट्स आज? जी, ज्यादातर आज शॉर्ट्स की राय निकल कर आ रही है, कमजोरी की राय ज्यादातर देखने को मिल रही है और फोकस आज मिड कैप काउंटर्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं पहले कॉल से। राकेश बंसल ने टीवीएस मोटर में बिकवाली करने की राय दी है। यहाँ पर 277 के नीचे ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में और इस लेवल से कमजोरी देखने को मिल सकती है। और अगला कॉल माइंट्री में इन्होंने बिकवाली करने की राय दी है। यहाँ पर भी 1370 के लेवल्स के नीचे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और यहाँ से 1325 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस, बताइए आज आप भी बिकवाली करने की राय देंगे? गुड मॉर्निंग पूजा, बिल्कुल बिकवाली की राय है। देखिए, पहला स्टॉक तो आईओबी रहेगा, जहां पर पिछले मंथ हमने तेज गिरावट देखी थी, बट उसके बाद से कंसोलिडेशन देखा गया था। रेंज थी 52 हायर साइड पे और लोअर साइड पे 45, 46, बट वो रेंज डाउन साइड बीच हुई है, वॉल्यूम के साथ बीच हुई है लास्ट सेशन में। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। स्टॉक 40 रुपीज तक के लेवल टेस्ट कर सकता है, तो 45-50 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए। दूसरा अपोलो टायर्स में, जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम कंटिन्यूअसली बन रहे हैं और फ्राइडे के सेशन में 171 के पॉइंट सपोर्ट ब्रीच हुए थे, वॉल्यूम बेहतर थे, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। स्टॉक 162 के लेवल टेस्ट कर सकता है, तो 174 का स्टॉप लॉस रखें और एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें। थैंक यू मानस। 4 बिकवाली कॉल्स के बाद अब आखिरी कॉल में खरीदारी करने की राय आ रही है। यहाँ पर आशुतोष साना मारुति में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 3620 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है स्टॉक का, जहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की राय और यहाँ से खरीदारी देखने की उम्मीद है। स्टॉक में 3720 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 5 में से 4 कॉल्स में जानकार बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। इसी बीच कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं। अलॉटमेंट लेटर्स जिन्होंने सक्सेसफुल बिडिंग करी थी उनको आज दिए जा सकते हैं, लेकिन सरकार री एग्जामिन कर रही है 5 कोल ब्लॉक्स जिन्होंने बिडिंग में जीते थे उस पर। तो 3 नहीं 5 ऐसे कोल ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है और सरकार हो सकता है इसमें आज साइन ना करे। तो पहले ऐसी खबरें थी कि 3 कोल ब्लॉक्स के लिए सरकार विचार कर रही है और अब यह है कि 5 हैं। जो 3 ब्लॉक्स हैं वो अलग है, उनके अलावा ये 5 लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो खबर लगी, क्योंकि वो जो 3 ब्लॉक्स हैं वो जेएसपीएल को मिले थे। लेकिन अब जो कोल ब्लॉक्स की बात हो रही है, ये 5 कोल ब्लॉक्स में एक जिंदाल पावर है जो जेएसपीएल की ही कंपनी है, एक उषा मार्टिन एक है, जेपी एसोसिएट एक और हिंडाल्को एक और एक अनलिस्टेड हो सकता है। तो जो 4 लिस्टेड कंपनी जिनके कोल ब्लॉक पर, वो भी इंटरेस्टिंग बात है कि हिंडाल्को का देखिए आप डुमरी कोल ब्लॉक उन्होंने 2127 रुपए पर जीता था, जो कि काफी बड़ी प्राइस कही जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो रेडार पर। जेपी सीमेंट ने मंडला साउथ जीता था 1852 रुपए में, उस पर भी सवालिया निशान है। इसके अलावा आप देखिए उषा मार्टिन ने जो जीता था ससाई कोल ब्लॉक और बृंदा कोल ब्लॉक 1804 रुपए प्रति टन पर, यहां पर भी नजर है। तो सरकार इन 5 ब्लॉक्स की री एग्जामिनिंग कर रही है और 3 ब्लॉक्स की री एग्जामिनिंग के बारे में ऑलरेडी पीयूष गोयल जो मंत्री हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वीकेंड पर कि सरकार इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल की रिपोर्ट देखकर फैसला लेगी कि इन कोल ब्लॉक्स का क्या करना है, क्या फिर से नीलामी करने की जरूरत है या फिर जेएसपीएल को दे दिया जाए। तो आज ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मेटल स्पेस में, पावर स्पेस में होता हुआ दिख रहा है, जिस पर ये स्टॉक्स आज रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। अविनाश, एक राय आपसे ही लेना चाहता हूं। जहां एक और देखा जाए तो सरकार को भारी भरकम रेवेन्यू मिल रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है इन कोल ब्लॉक के एलोकेशन से, बड़ा पैसा मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे ब्लॉक्स री एग्जामिन किए जा रहे हैं। क्या इंपैक्ट आप इन कंपनियों पर पड़ते हुए देखते हैं?
आई थिंक अनिल जी, जहां पे भी कोल ब्लॉक का री एग्जामिनेशन होगा, मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। इन स्टॉक्स में शायद एक थोड़ा नेगेटिव बायस आपको देखने को मिलेगा, जैसे हिंडाल्को है, उषा मार्टिन है। मैं समझता हूं कि जब तक क्लियरिटी मिलती नहीं है कि फाइनली इन माइंस को इन ओनर्स को वापस देने के लिए कौन सा रूट ये लोग अप्लाई करेंगे, बट क्लियरली ओवरऑल आई थिंक अगर देखोगे तो ये 4-5 कंपनीज जो आज जो री एग्जामिनेशन के नेम्स में आई है, वहां पे आपको शायद एक थोड़ा सा एक वीक ट्रेंड देखने को मिले। बट क्लियरली आई थिंक बड़ा पिक्चर देखे तो कोल ऑक्शन से जिस प्रकार से पैसा आया है, स्टेट्स को भी इसका शेयर मिलेगा, तो आई थिंक ये काफी अच्छी बात है। क्लियरली जो डिफिसिट स्टेट्स रन कर रहे हैं वहां पे आई थिंक इनको काफी मदद मिलेगी। हिंडाल्को पिछले हफ्ते का सबसे खराब प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर था मानस, और अब ये खराब खबरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। ये बताइए चार्ट्स कितने कमजोर हैं और आज कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए इसमें? 138 के सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रीच हो गए हैं, तो यहाँ से गिरावट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पिछले 2 दिनों में हमने बाउंड बैक जरूर देखा, बट ट्रेंड वीक है, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक कम से कम 121, 122 तक आ सकता है। तो बिल्कुल करंट लेवल्स पर स्टॉक में एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। 137 का स्टॉक लॉस। ओके, तो ये आया यहाँ पर हिंडाल्को के स्टॉक्स पर। और चंदन, आप कहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाना ठीक समझते हैं, जेएसपीएल या हिंडाल्को? जी हाँ, यहाँ पे हिंडाल्को पे शॉर्ट्स की पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी, क्योंकि हिंडाल्को पिछले 5-6 महीने में बार बार 138 के सपोर्ट ले रहा था और वहां से बाउंस बैक ले रहा था। यहाँ पे जिस हिसाब से लगातार पिछले सप्ताह में शॉर्ट्स बने हैं और 138 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसको तोड़ के उसके नीचे कामकाज कर रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों में यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा था, बट उस लेवल को नहीं निकाल पा रहा है और 140 की कॉल में फ्रेश राइटिंग हो रही है, जो संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे डाउन साइड है, पोटेंशियल है, वो और बढ़ सकती है। नीचे मेरा मानना है 125, 118 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 138 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया जा सकता है। ट्रेडर्स यहाँ पे 130 की पुट में भी ट्रेड किए जा सकते हैं। यहाँ पे जिंदाल स्टील की मैं बात करूं, स्टॉक ने अच्छा खासा प्राइस पैटर्न बनाया था। सीरीज के स्टार्ट में यहाँ पे पॉजिटिव रनअप देखने को मिला था, लॉन्ग्स का यहाँ पे बिल्टअप देखने को मिला था, बट पिछले जिस हिसाब से कुछ दिनों में कंसोलिडेशन हो रहा है, लॉन्ग का वापस लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है। सीरीज में देखिए 180 की पुट में राइटिंग हो रही थी, अब जिस हिसाब से 180 की पुट में अनवाइंडिंग हो रही है, लग रहा है यदि 180 का लेवल तोड़ता है तो ये जो मोमेंटम पॉजिटिव सेंटीमेंट बना था वो वापस फिजल आउट हो जाएगा। तो जिंदाल स्टील है वो 180 तोड़े तभी यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी, जबकि हिंडाल को करंट लेवल पे भी 138 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की जा सकती है। मानस, पिछले हफ्ते स्टार परफॉर्मर था टेलीकॉम सेक्टर, आइडिया में भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है। यहाँ पर काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिली हैं। भारतीय, आइडिया, आरकॉम, टाटा कम्युनिकेशन, कौन सा स्टॉक आपको लगता है जो पिछले हफ्ते की तेजी को आगे और कंटिन्यू रख सकता है, या आपको लगता है कि तेजी हो चुकी, अब इस सेक्टर को छोड़ देना चाहिए? क्या राय आपकी? हो सकता है कि आपको भारतीय एयरटेल में थोड़ा सा और मोमेंटम देखने को मिले हेमंत, लेकिन क्लियरली अगर हम Q4 के अर्निंग्स देखें और आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जब भी रिलायंस जियो की एंट्री इंडियन मार्केट्स में होगी, जो नेक्स्ट 3-6 महीने में एक्सपेक्टेड है, काफी एक्सपेक्टेशन है कि डेटा बिजनेस में काफी कॉम्पिटिशन आएगा। इनफैक्ट वॉइस के बिजनेस में भी रिलायंस जो एंट्री करेगा तो आपको रेट्स में कटौती देखने को मिलेगी। तो एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है कि मोमेंटम अच्छा रहे, क्योंकि जिस प्रकार की बिडिंग 900 मेगावाट्स को हुई है वो इतनी एग्रेसिव नहीं है जितनी मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, तो शायद थोड़ा बहुत स्ट्रेस बैलेंस शीट्स पे कम हो। हालांकि जो भी स्पेक्ट्रम अभी ये कंपनीज बाय करेगी, इसकी फंडिंग ज्यादातर डेट से ही होने वाली है। मानस से भी एक राय ले लेते हैं। मानस, आपकी राय क्या है? देखिए, मेरा समझना है कि करीब 15-16 मंथ हो गए हैं जब हमें आइडिया में कंसोलिडेशन देखने को मिला है, जहां पर जो ट्रेंड है वो बुलिश है, और जिस तरह के मूव्स पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में आए हैं और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मूव देने के लिए स्टॉक तैयार है। कम से कम टारगेट अपने 210-220 तक रखने चाहिए, जिसका टाइम फ्रेम कम से कम 6 to 8 मंथ्स का रहेगा। तो कभी भी कोई गिरावट आए जहां पर स्टॉक 175-170 की रेंज में आए तो वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस केस में स्टॉप लॉसेस 150 के नीचे होंगे। बिल्कुल, चलिए, तो ये राय टेलीकॉम स्टॉक्स पर अच्छी खासी तेजी इन स्टॉक्स में पिछले हफ्ते देखने को मिली थी। देखना होगा कि ये तेजी इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहती है या फिजल आउट हो जाती है। बिल्कुल, तो ये इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन 8 कॉल ब्लॉक अब साफ तौर पर रडार पर होते हुए दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए केन इंडिया को लेकर मेरे पास अपडेट है। आपको याद हो पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि केन एनर्जी पीएलसी को 10,247 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस आईटी डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया है। अब दरअसल ये जो नोटिस है केन इंडिया को भी जारी कर दिया गया और इंटरेस्टिंगली जो रकम है टैक्स की नोटिस की वो दरअसल दोगुनी है। अब करीब 20,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम की मांग दरअसल आईटी डिपार्टमेंट की ओर से केन इंडिया के लिए की गई है, जो कि केन एनर्जी पीएलसी से कंपेयर करें तो दोगुना के आसपास की। और दरअसल क्यों ये दोगुना की मांग की गई है वो आपको बता दें। आईटी डिपार्टमेंट का दरअसल ऐसा कहना है कि 2006 में जब केन एनर्जी पीएलसी जो कि केन इंडिया की पहली प्रमोटर थी, उसने अपने जो इंडिया के एसेट्स को केन इंडिया में ट्रांसफर किया था, उस समय करीब 10,247 करोड़ रुपए के आसपास के जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो दरअसल केन इंडिया को काटना चाहिए था, वो नहीं काटा गया। इनके ऊपर ये लायबिलिटी आई है और उसके साथ साथ इतना ही दरअसल अमाउंट ब्याज का भी है, जिसकी वजह से ये अमाउंट आपको 20,500 करोड़ रुपए का नजर आएगा और केन एनर्जी पीएलसी के मुकाबले दोगुना की रकम दरअसल आपको नजर आएगी। और केन इंडिया का हालांकि कहना है कि वो इससे सहमत नहीं है और इसके ऊपर वो कार्रवाई भी करेंगे। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर केन इंडिया के स्टॉक पर देखना होगा किस तरह का इम्पैक्ट होता है। लेकिन आज क्रूड के दाम जिस तरह से तेजी से गिरे उसका एक असर भी शायद देखने को आपको मिल सकता है, तो देखेंगे आगे किस तरह की सिचुएशन बनती है। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में आप देखिए बाजार पॉजिटिव खुलने की तैयारी, तो एशियाई बाजारों से संकेत लेना हम ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। उस लिहाज से अगर आप देखें तो साफ तौर पर संकेत पॉजिटिव साइड पर 45 अंकों पर आपको नजर आएगा। सेंसेक्स और निफ्टी पर कमजोरी आपको दिखेगी, मजबूती दिखेगी 10 अंकों की। यह है शुरुआती कारोबार का रुझान। केन इंडिया का स्टॉक क्रूड के कमजोर दामों के चलते 1.5% नीचे खुल सकता है, लेकिन बाकी स्टॉक्स में एक्शन आपको पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। डीएलएफ 2% ऊपर खुलेगा, टाटा पावर में 1% के आसपास की तेजी, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा ये पॉजिटिव, ग्रासिम पॉजिटिव खुल सकता है। तो सीमेंट शेयरों में खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। 60 अंकों पर शुरुआत हुई है सेंसेक्स पर, निफ्टी 15 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी ने पॉजिटिव मजबूत शुरुआत की है भारतीय बाजारों की, जैसा कि हम अंदाजा लगा रहे थे कि हर निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। 3% ऊपर है डीएलएफ, ग्रासिम 1.5% ऊपर, बीपीसीएल 1% ऊपर। ये स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव साइड पर खुलते हुए दिख रहे हैं। भेल में 1% के आसपास, आधा % के आसपास की तेजी। कमजोर जेएसपीएल 3% नीचे है, केन इंडिया 2% नीचे। ये दो स्टॉक के दबाव बनाते हुए हिंडाल्को का भी एक ब्लॉक लिया गया है, यहां पर भी 1.25% के आसपास की कमजोरी। भारतीय एयरटेल इतने दिनों से मजबूत चलता हुआ आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 1% नीचे है इस वक्त। तो ये स्टॉक्स हैं जो दबाव में दिख रहे हैं इस वक्त। थोड़ा सा बाजार एकदम शांत ट्रेड दिखाते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, थोड़े पॉजिटिव साइड पर। आइए वायदा कारोबार में जेएसपीएल टॉप लूजर 2%, 2.25% नीचे, उसके नीचे केन इंडिया, हिंडाल्को, अदानी पावर भी 1% नीचे आता हुआ दिख रहा है। कुछ बैंक्स कमजोर हो रहे हैं, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर थोड़ी सी मार पड़ती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स एनटीपीसी 1% पर नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। मजबूत क्या है? डीएलएफ ही है टॉप गेनर के तौर पर, यहां पर मजबूती इस स्टॉक में बनती हुई दिख रही है। और मैक्लियोड, इंडियाबुल्स हाउसिंग जैसे स्टॉक्स 1 से 1.5% मजबूत। बाजार अब फिसलते हुए लाल निशान में, 2 अंक नीचे है निफ्टी, सेंसेक्स 10 अंक ऊपर, एकदम शांत ट्रेड। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी बरकरार। हेमंत, और कहां एक्शन दिख रहा है आपको? फोर्टिस हेल्थ केयर पर नजर रखिए, 3% की कमजोरी के साथ इस स्टॉक ने आज दिन की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स जहां पर एक अच्छा रनअप पिछले हफ्ते देखने को मिला था, इन्होंने आज म्यूटेड शुरुआत करी है। आइडिया का स्टॉक देखिए 2% कमजोर है। भारतीय एयरटेल 1% कमजोरी के साथ दिन की शुरुआत कर रहा है। बैंकिंग शेयरों में दरअसल कमजोरी है। आप देखिए एक्सिस बैंक हो या फिर दूसरे दिग्गज एचडीएफसी देखिए 1% गिरावट के साथ शुरू हो रहा है और इसीलिए आप देखिए बैंक निफ्टी में खराब ओपनिंग हुई है और यही बाजार के ऊपर दबाव डाल रही है। बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन छोटे मझौले शेयरों में एक अच्छा एक्शन देखा जा रहा है। अभी हरे निशान में है मिड कैप इंडेक्स। जेट एयरवेज का स्टॉक देखिए 1.25% मजबूत, रोल्टा करीब 1.5% मजबूती के साथ, एसएल प्रोपैक में 5% तक की तेजी। यूनिटेक जैसे स्टॉक्स, सुजलॉन जैसे छोटे टिकट साइज के शेयरों में 1% की बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ बाजार आप देखिए लाल निशान में कारोबार करता हुआ। केन इंडिया निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर, 2.5% की गिरावट। सेसा स्टरलाइट जैसे स्टॉक्स भी दबाव में है। हिंडाल्को भी देखिए प्रेशर में है। अडानी पावर, अडानी ग्रुप की सारी कंपनियां जहां पर खपे आई हैं कि शायद कर्जा एसबीआई से ना मिले, अडानी ग्रुप के शेयरों में थोड़ा सा दबाव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देखिए बीपीसीएल में मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ। आईटी स्टॉक्स थोड़ी सी मदद करने की आज बाजार को कोशिश कर रहे हैं। टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसे स्टॉक्स मजबूती के साथ खुलते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, और भी इस बीच एक स्टॉक जो आपके रडार पर होना चाहिए वो है एसआर पोर्ट। एसआर पोर्ट में कुछ बड़े सौदे होते दिख रहे हैं। 6,90,000 का एक ट्रेड हुआ है, 9,18,000 शेयरों का एक ट्रेड हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर 2 बड़े सौदे होते दिख रहे हैं एसआर पोर्ट के काउंटर पर।
यहाँ NSE पर ये बड़े ट्रेड होते हुए दिखे हैं और आप देख सकते हैं लगभग 27 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। 121 रुपए पर ये ट्रेड होते हुए दिखे और कंपनी की 0.35% हिस्सेदारी एसआर पोर्ट्स की यहाँ पर बदलती हुई दिखे। तो कुछ बड़े ट्रेड एसआर पोर्ट्स के काउंटर पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये स्टॉक है जो एक्शन में दिखा है वॉल्यूम के लिहाज से। एक और स्टॉक है जहां पर थोड़ा रुझान कमजोरी की तरफ ज्यादा है, वो उषा मार्टिन 4% नीचे है। जो खबरें आ रही कि एक ब्लॉक इनका भी अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जो 5 और नए ब्लॉक्स का नाम आया उसमें एक उषा मार्टिन का भी है। 3.5-4% का नुकसान इस स्टॉक पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मजबूती दिख रही है जेन टेक्नोलॉजीज में जहां पर 6% के आसपास की तेजी और आरबीआई की तरफ से जो खबर आई है कि अब फ्रेश खरीदारी एफआईज इस काउंटर पर कर सकते हैं, उसका फायदा मिलता हुआ इस काउंटर पर आता हुआ दिख रहा है। तो काफी शांत कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स तो निफ्टी लाल निशान में फिसलते हुए मजबूत शुरुआत के बाद ये संकेत इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए और जो आज रेंज बनी है शुरुआती कारोबार में निफ्टी की आपके सामने रख दूं। हमने हाई बनाया है 8663 और लो बनाया है 8634 का, यानी कि लगभग 30 पॉइंट का एक रेंज रहा है। और उस लिहाज से एक इंट्राडे के लिए मानस ट्रेड लेना हो इस वक्त 8650 पर क्या होगा आपकी नजर में निफ्टी पर? वो डेफिनेटली शॉर्ट ट्रेड होगा क्योंकि अभी अगर आप देखिए पिछले 4-5 मिनट के ट्रेड में तो ये जरूर है कि लास्ट के लोज रीच नहीं हुए, बट पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद हाई लेवल पे सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रहेंगे, 87 के आसपास रहेंगे इंटरडे के, बट जैसे ही निफ्टी 630 के नीचे जाए अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 8670 कर लें। डाउन साइड जहां तक बात टारगेट की है, मैं समझता हूँ कि जो पहला टारगेट रहेगा वो 8600 रहेगा, बट उसके नीचे चांसेस बहुत ज्यादा है 85, 60, 85, 70 के लेवल तक। चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो रडार पर है सबके, हिंडाल्को, उषा मार्टिन, यहाँ पर जिस तरह से खराब खबरें आई हैं इसी पर राय लेते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, एक बड़ी नेगेटिव मानी जानी चाहिए जिस तरह से कोल ब्लॉक्स जो आवंटन होने थे उसकी प्रक्रिया पर रोक लगी। डेफिनेटली अहमद, एक बड़ा नेगेटिव तो माना जाना चाहिए क्योंकि करीब मार्च 4 से मार्च 9 के बीच में करीब 13 कोल माइंस थी जिनको यहाँ पे ऑक्शन किया गया था और उसमें से सरकार ने केवल 8 कोल माइंस को यहाँ एलोकेट किया, यानी कि 5 जो कोल माइंस थी उनका जो फ्यूचर है उस पर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क किया लग गया। दरअसल सरकार का कहना है कि वो इन कोल माइंस की जो पूरी बिडिंग की प्रक्रिया थी उसे एक बार फिर री एग्जामिन करना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि इन कंपनीज की जो ई ऑक्शन की प्राइस थी वो दरअसल कंपनीज की जो सीलिंग प्राइस थी उससे महज 2 से 3 रुपए ज्यादा के भाव पे इनको कोल माइंस मिली हुई है। अगर आप हिंडाल्को के केस में ले ले तो इसकी जो सीलिंग प्राइस थी 2125 रुपए प्रति टन की थी और इनको जो कोल माइन मिली है डुमरी की वो दरअसल 2127 रुपए प्रति टन के भाव पे मिली है। और इसी तरह से तारा माइन जो कि JSPL की, जो कि इनको 126 रुपए प्रति टन पे मिली। बृंदा और ससाई जो कि उषा मार्टिन को मिली है 1804 रुपए प्रति टन पे। आपको याद होगा जब इस कंपनी को ये माइन मिली थी तब इस कंपनी में जोरदार बढ़त देखने मिली थी। इसके अलावा मेरल की जो माइन है वही डुमरी की जो हिंडाल्को को मिली और मंडला नॉर्थ जो कि JP सीमेंट को मिली। ये जो 5 कोल माइंस है दरअसल इनके ऊपर सरकार ने क्वेश्चन उठाया है और इन्हें अब वो री एग्जामिन करेगी और आगे इस पे फैसला लेगी कि इन पे क्या करना है। हालांकि आपको याद होगा कि शेड्यूल 2 की जो 3 माइंस थी जिसमें गारेपालमा 1, गारेपालमा 2, 3 और मार्की मंगली की जो माइन थी उसके ऊपर सरकार अब डिसीजन लेने वाली है कि इन माइंस का क्या किया जाए, क्योंकि इनमें भी सिमिलर केस देखने मिला था कि इनकी जो ई ऑक्शन की बिडिंग प्राइस थी वो काफी कम थी। तो इन 3 माइंस के साथ अब जो 5 और माइंस है जो कि शेड्यूल 3 की माइंस है उनका भी जो फ्यूचर है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है और इसके लिए आप देख रहे हैं इन सभी स्टॉक्स में आज अच्छी खासी कमजोरी देखने मिल रही है। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे शेयरों पर साफ तौर पर एक नेगेटिव रुझान देखने को मिला। लेकिन इस बीच येस बैंक की तरफ से भी जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं एडवांस के वो बेहतर दिख रहे हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। लोअर लेवल से 200 करोड़ के मुकाबले में 260 करोड़ का एडवांस टैक्स, यानी कि लगभग 22-23% ज्यादा एडवांस टैक्स पर है। SBI ने भी लगभग 20% ज्यादा एडवांस टैक्स भरा है। तो एडवांस टैक्स के नंबर्स थोड़े से बेहतर साफ तौर पर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक क्विक कॉल JSPL पर लेना चाहता हूं चंदन आपसे, क्योंकि आप ये कह रहे थे 180 रुपए के आसपास अहम सपोर्ट है और यहां पर वायदा कारोबार में तो 180 रुपए का ही दाम चल रहा है और कैश मार्केट में भी वही लेवल है। ये बताएं कि अब फिर क्या करना चाहिए, इस लेवल पर लॉन्ग किया जाए, शॉर्ट कवर की जाए, क्या करना चाहिए, या 180 टूटने का इंतजार करें फिर फ्रेश शॉर्ट बनाए? जी हाँ, मेरे हिसाब से जो इमीडिएट जो पॉजिटिव ट्रेंड के बाद में साइडवेज मूवमेंट हो रहा था उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे 180 लेवल तोड़ने के बाद हो जाएगा। यहाँ पे देखें आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग में भी 2% के शॉर्ट्स के बिल्टअप देखने को मिल रहे हैं जो संकेत दे रहे हैं कि 180 के नीचे होल्ड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 180
के आसपास या तो सेल भी किया जा सकता है या 180 या 175 की पुट में ट्रेड भी किया जा सकता है। मेरा मानना है 180 के नीचे होल्ड करता है तो नीचे में 170 to 170 तक के भी टारगेट है वो ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। एडवांस टैक्स के आंकड़ों के बल पर मानस कोई ट्रेड बनता है यस बैंक में, क्या अच्छे आंकड़े? देखिए, मेरा समझना है कि यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में रह सकता है और कभी भी कोई गिरावट आती है तो वहां पर आपको बाइंग बिल्कुल करनी चाहिए। बट जहां तक बात ट्रेडिंग की है और शॉर्ट टर्म की है, मैं नहीं समझता करंट लेवल्स पे यस बैंक को शॉर्ट बाई करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर 817, 818 के लेवल रीच हो जाए तब तो आप लॉन्ग पोजीशन एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से ले सकते हैं। बट अगर ये लेवल्स रीच ना हो तो बिल्कुल आई थिंक वेट कर लें, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे लास्ट सेशन में हमने क्लोजिंग देखी। ओके, ये राय आती है यहाँ पर, लेकिन बाजार इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, लाल और हरे निशान के बीच में झूलते हुए। कभी आप पॉजिटिव ट्रेड होते देखते हैं, कभी तुरंत ही कमजोरी होती हुई नजर आती है। तो दोनों ही तरफ के ट्रेड्स यहाँ पर आते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं इस वक्त। आइनॉक्स लीजर जो आप तेजी करने की राय दे रहे थे, खरीदारी का मौका देख रहे थे, अविनाश 3% ऊपर है। चार्ट पर क्या सिचुएशन है आइनॉक्स के लिए, मानस बताएं। अब देखिए अनिल जी, तो बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक 185, 190 की रेंज में, और जब तक ये रेजिस्टेंस रीच नहीं होते मैं नहीं समझता ट्रेडर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। बट यस, अगर कोई इन्वेस्टर है और ऑलरेडी इन्वेस्टेड है स्टॉक में तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स लॉन्ग टर्म चार्ट में बन रहे हैं, मैं समझता हूँ आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि एक अपसाइड ब्रेकआउट करीब करीब 190 के आसपास आएगा। टाइम का बताना बड़ा मुश्किल है कि ये 2 हफ्ते में आएगा या तो 2 महीने में आएगा। बट ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बने रहे स्टॉक। मानस, चार्ट्स पर कोई आईटी काउंटर आपको अच्छा लग रहा है जहां पर आपको लगता हो तेजी की जा सकती है? रुपया कमजोर है, डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास, आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छी बढ़त दिखा रहा है, आज भी 1/4% मजबूत है। HCL टेक 1% ऊपर, TCS आधे % की मजबूती, टेक महिंद्रा भी 0.5% मजबूत है। कोई शेयर जो आपको पसंद हो इस स्पेस में? देखिए, मेरा अगर फेवरेट की बात करिए तो डेफिनेटली वो TCS रहेगा, जहां पर हमने करेक्शन देखा है। बट ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो इस करेक्शन पे एक बाइंग पॉजिटिव बनती है, जिसके स्टॉप लॉसेस 2500 के नीचे होंगे और टारगेट वापस 2800 के आसपास होंगे। और दूसरा स्टॉक मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर हेक्सावेयर का। छोटा स्टॉक है, एक बड़ा मूव देखा जा चुका है, बट फिर भी पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि पोटेंशियल बहुत है। स्टॉक कम से कम 305, 310 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो छोटी सी गिरावट आए जहां पर स्टॉक 275 के लेवल्स टेस्ट करे, आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करें, उस केस में स्टॉप लॉसेस 264 पे रखें। एक अच्छा पॉजिटिव साइड पर ट्रेड दिख रहा है चंदन, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में जिस तरह से क्रूड में तेज गिरावट हुई है वीकेंड पर। IOC, HP, BP तीनों ने आधा से 1% ऊपर शुरुआत की है आज के सेशन की। क्या ट्रेड लेना चाहेंगे इनमें से किसी स्टॉक में, लॉन्ग या शॉर्ट? जी हाँ, देखिए हिंदुस्तान पेट्रो और BPCL दोनों में बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाजार के प्रेशर के बावजूद भी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और नीचे के लेवल पे यहाँ पे बार बार बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रो में तेजी का दाव लगाया जा सकता है। यहाँ पे ट्रेडर्स को अराउंड 620 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया जा सकते हैं। ऊपर में यहाँ पे काउंटर यदि पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो 650 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में बाजार के प्रेशर के बावजूद भी बाइंग इंटरेस्ट है। पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, बट कंसोलिडेशन के टाइम में वो लोज है, थोड़े से ऊपर की तरफ है, जो संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग का अक्यूमुलेशन चल रहा है। तो हिंदुस्तान पेट्रो में यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए वक्त हो गया अपने विशेषज्ञों से विदा लेने का। मानस, अविनाश, चंदन, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कुछ और खबरें आपको दे दें। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आज संसद का सत्र काफी इंपॉर्टेंट है और अभी अभी हमारे पास खबरें आती हुई कि राज्यसभा में आज जमीन अधिग्रहण बिल पेश नहीं होने वाला है। सरकार ने यह मन बनाया है कि राज्यसभा में आज इसे पेश नहीं किया जाएगा। अनिल, खराब खबर कही जानी चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बिल था, माना जा रहा था कि इसको पेश होना है और आज इस पे एक फाइनल कुछ बात निकल के आ सकती है। लेकिन 5 अप्रैल ये वो तारीख है, अगर ये ऑर्डिनेंस को बिल में तब्दील नहीं किया गया तो दरअसल ये ऑर्डिनेंस भी लैप्स हो सकता है। चलिए इस सब पर बात करते हैं। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शायद लक्ष्मण आपको हमारी आवाज आ रही है? लक्ष्मण अभी शायद नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन अनिल शायद अब जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण बताइए क्या जानकारी है आपके पास?
जी, जमीन अधिग्रहण कानून को लेकर के जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार फिलहाल इस बिल को राज्यसभा में पारित कराने की बहुत जल्दीबाजी के मूड में नहीं है। सोमवार का दिन था, सबको उम्मीद थी कि सरकार आज पहले दिन एक महत्वपूर्ण बिजनेस बिल पास करना चाहेगी, लेकिन इसको फिलहाल राज्यसभा के बिजनेस लिस्ट में नहीं रखा गया है। इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि सरकार को लगता है कि जो विपक्षी पार्टियों का, खासतौर से कांग्रेस का जो आरोप है राहुल गांधी के जासूसी प्रकरण को लेकर के, तो इस पर हो सकता है कि राज्यसभा में काफी हंगामा हो, तो इस बिल को वहां पे रखने का कोई मतलब आज बनता नहीं है। लेकिन इससे पीछे पर्दे की कहानी कुछ अलग है। कहानी अलग इस वजह से चूंकि आज राजनीतिक विरोध संसद के बाहर भी कई सारे संगठनों द्वारा हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए कि आज एक तरफ विरोध हो रहा है, एक तरफ बिल पारित कराना बहुत सही नहीं होगा। और दूसरी बात, सरकार को अभी भी विपक्षी पार्टियों से सहमति नहीं मिल पाई कि इस बिल को पारित करा लिया जाए। तो सरकार की पहली कोशिश है कि विपक्षी पार्टियों को सहमति में लाया जाए। हालांकि हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि अनौपचारिक बैठक में कांग्रेस के करीब 90% सदस्यों ने कहा है कि हम बिल के जो प्रावधान है, मौजूदा प्रावधान है, उसमें सहमत है। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी कहा है, लेकिन हम राजनीतिक विरोध करना बंद नहीं कर सकते, इसीलिए सरकार कोई दूसरा रास्ता निकाले। अब सरकार दूसरा रास्ता निकालने में जुटी है, लेकिन जो दोनों सदनों के संयुक्त सत्र बुलाने का विकल्प है, इसको सरकार बिल्कुल अंतिम विकल्प के तौर पर मान के चल रही है। तो हो सकता है कि आज दिन भर कुछ पर्दे के पीछे बैठकों का दौर चले, जिसमें अरुण जेटली अब आ चुके हैं दिल्ली, तो वो कुछ विपक्षी पार्टियों से बातचीत करें और शाम तक कुछ फार्मूला निकालें और बीच का रास्ता निकाले। तो हो सकता है कि मंगलवार को यानी कल इस बिल को पारित कराने की कोशिश सरकार करेगी। बिल्कुल, तो आज नहीं होगा। लक्ष्मण, ये बताइए, काफी इंपॉर्टेंट बिल है और 5 अप्रैल तक अगर ये बिल में तब्दील नहीं होता है, राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाता है, तो काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है लैप्स हो जाएगा। पार्लियामेंट सेशन इस हफ्ते ही शुरू है, उसके बाद 1 महीने के लिए दरअसल रिसेस पर चला जाएगा। अगर ये हफ्ता में नहीं पास हो पाता है तो कितनी दिक्कत हो सकती है, आपको क्या लगता है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इस हफ्ते सरकार के पास एक अंतिम विकल्प ये है, जो विपक्षी पार्टियां कह भी रही हैं कि हम इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग करेंगे। मान लिया सरकार राज्यसभा में बिल लाती है और विपक्षी पार्टियां सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मांग करती हैं। सिलेक्ट कमेटी में भेजने के बाद जब रिसेस में 20 मार्च के बाद पार्लियामेंट चला जाएगा, तो उस वक्त सरकार फिर से अध्यादेश को फिर से जारी कर सकती है, दोबारा जारी कर सकती है। तो सरकार के पास ये विकल्प है। ऐसा नहीं कि 5 अप्रैल के बाद बिल की महत्ता बिल्कुल कानूनी वैधता खत्म हो जाएगी, क्योंकि अध्यादेश पहले से लागू हो चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसको लेकर के हमें लगता है कि बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए और सरकार की कोशिश होगी कि पहले तो सहमति बना लें, नहीं तो 2 हफ्ते या महीने भर का समय देकर के सिलेक्ट कमेटी से फिर रिपोर्ट मंगाकर फिर अगले बार जब सदन बैठेगा तो उस बार सरकार उसको जो है पारित करना चाहेगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आती हुई दिख रही है, वो ये कि राज्यसभा में आज लैंड एक्विजिशन बिल नहीं पेश किया जाएगा। तो देखना होगा आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। लक्ष्मण, हम आपसे आगे और अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर, लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आज पार्लियामेंट के लिहाज से होता हुआ, जहां हम कह रहे थे कि पार्लियामेंट में आप नजर रखिए वहां पर किस तरह के आगे डेवलपमेंट होते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल लैंड एक्विजिशन बिल आज संसद में, राज्यसभा में पेश नहीं हुआ। बाजार भी देखिए इस खबर पर रिएक्ट करता हुआ CNBC आवाज ने आपको सबसे पहले जानकारी दी अभी कि दरअसल ये बिल आज पास या फिर आज इस पर बिल पर चर्चा नहीं होने वाली है। और अब आप देखिए दिन के निचले स्तर पर बाजार पहुंचते हुए 20 अंक नीचे, निफ्टी है 60 अंक की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है और 0.5% नीचे चला गया है मिड कैप इंडेक्स। तो दबाव में है भारतीय बाजार, साफ तौर पर खुले जरूर आज फिर से हरे निशान के साथ, लेकिन टिक नहीं पाया। उतार चढ़ाव लगातार बरकरार है, हालांकि कमजोरी भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अब मिड कैप शेयरों में कमजोरी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है और मार्केट रेट नेगेटिव होती दिख रही है। 450 स्टॉक नीचे, 737 शेयरों में इस वक्त नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 450 शेयर पॉजिटिव है। दिन के लो पॉइंट पर सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर सब कुछ ट्रेड करते हुए। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे बाजार पर फोकस, कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें और साथ ही बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बात करेंगे हम BP सिंह से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CIO प्राइमरिका म्यूचुअल फंड। बाजार 15 अंक नीचे, सेंसेक्स पर और निफ्टी पर 8 अंकों का नुकसान इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। तो साफ तौर पर कमजोरी की तरफ रुझान, लेकिन यहाँ पर एक स्पेस जो काफी कमजोर दिख रही वो है सीड्स बनाने वाली कंपनी की मोनसेंटो, कावेरी सीड्स, बेयर क्रॉप साइंस, हेमंत, ये सारे के सारे स्टॉक्स कमजोर दिख रहे हैं आज के सेशन में। और खबरें ये आ रही कि शायद यहाँ पर GM क्रॉप्स को लेकर कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकते हैं और उसके बाद इन स्टॉक्स में
तेज गिरावट देखने को मिल रही है। खासतौर से मोनसेंटो को देखिए 7% के आसपास की तेज गिरावट यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और कहा यह जा रहा है कि शायद जीएम क्रॉप्स को पूरे ग्लोबल एक्सपेरिमेंट के बाद एक खतरनाक क्रॉप्स के तौर पर या सीड्स के तौर पर देखा जा रहा है। इस तरह की बातें यहाँ पर आती हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह बयान है जो दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक PIL पर सुनवाई हो रही है और जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये चीफ जस्टिस का ये ऑब्जर्वेशन है कि GM क्रॉप्स दरअसल डेंजरस हैं। और अनिल, मुझे याद है जब GM क्रॉप्स को भारत में बढ़ावा देने की बात पिछली सरकार ने करी थी और उसके बाद हमने देखा था इन शेयरों में भी एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला था, लेकिन अब उसके बाद एक PIL हुई थी और उसके ऊपर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और चीफ जस्टिस की तरफ से ये बयान तो साफ तौर पर खराब खबर इस पूरे सेक्टर के लिए। कावेरी सीड्स अभी इतना नहीं गिरा है जितना मोनसेंटो, ये एक स्टॉक है जो लाल निशान में 5.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। बेयर क्रॉप साइंसेस कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो इस सेक्टर में हैं जिनको आज साफ तौर पर इस बयान के चलते दबाव झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर ये राय आती हुई इस वक्त ये रिएक्शन आता हुआ रादर इन सारे शेयरों पर। बाजार के आगे की डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेमिका म्यूचुअल फंड के ED और CIO BP सिंह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। काफी इंटरेस्टिंग और वॉलेटाइल ट्रेड दिख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में आते आते यहाँ पर। क्या डायरेक्शन मानकर चल रहे हैं आप बाजार का? क्या रेंज में एक कंसोलिडेशन का माहौल है या फिर थोड़ा और करेक्शन हो सकता है भारतीय बाजारों में? नमस्कार। देखिए, इस समय बाजार का पूरा ध्यान इस पर लगा हुआ है कि US फेड जो है बुधवार को क्या निर्णय लेता है। इस समय लोगों के थोड़ी सी एक डर मन में आई है कि शायद USA इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करे। हालांकि हमारा ये मानना है कि यदि आप दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस देखें और जिस तरह से USA के बाहर की दूसरी करेंसीज को देखें, वो जिस तरह से कमजोर हो रहे हैं, उसके सामने तो USA के लिए ऑप्शन बहुत कम है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। और इसलिए बुधवार को जो फेड गवर्नर जो स्टेटमेंट देंगे उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो बुधवार तक तो मार्केट जरूर वीक होगा। साथ ही साथ ये मार्च का महीना है जिसमें कि थोड़ी सी लिक्विडिटी की कमी होती है और आप इस समय देख रहे होंगे कि थोड़ी सी बेमौसम बरसात भी हो रही है, जिससे कि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने का भी एक फियर है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें तो मार्च का महीना थोड़ा सा सबड्यूड रह सकता है, लेकिन उसके बाद एक बार US फेड से जब क्लेरिफिकेशन आ जाए और रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तो पॉजिटिव थिंग जो है वो मार्केट की तरफ आएगी और फंडामेंटल के बेसिस पे सेलेक्ट स्टॉक्स और सेलेक्ट सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे। सिंह साहब, आज CNBC आवाज को ये भी पता चला है कि दरअसल लैंड बिल आज सत्र में नहीं पेश होगा, इस पर चर्चा नहीं होगी राज्यसभा में। आप कैसे देख रहे हैं इसे? और संसद की कार्रवाई पर साफ तौर पर आपकी भी नजर बनी हुई है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, कुल 5 ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने इशू किए थे, जिनमें से 4 ऐसे लग रहे हैं कि क्लियर हो जाएंगे। खाली लैंड बिल जो है वो इसमें थोड़ा सा ब्लॉकेज है, उसमें कुछ सुधार की भी जरूरत है और हमारा ये मानना है कि थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट हो चुका है। हम नहीं समझते कि इस सेशन में ये पास हो पाएगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट को इसे शायद स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी के पास में भेजना होगा। तो ये यदि पास भी होता है तो अगले सेशन में ही पास होगा, जो बीच में जो ब्रेकअप होती है उसके बाद में होने वाली है। तो कम से कम 2 महीने के लिए तो ये बिल नहीं आएगा, तो मार्केट को यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इतनी जल्दी ये अप्रूवल नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा जो ग्लोबली सिचुएशन दिख रही है और उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, जो कि एक अहम बैठक फेड की है और उससे पहले डॉलर जिस तरह की मजबूती दिखा रहा है और क्रूड में फिर से तेजी से कमी आती हुई दिख रही है, क्या ओवरऑल इम्पैक्ट इस बैठक का भारतीय बाजारों पर आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं? जी हाँ, भारतीय बाजार पर इसका बहुत असर होगा। देखिए, पिछले 12 दिन में जबकि US डॉलर DXY जिसको कहते हैं वो ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट में करीब 6.25% से ऊपर गया है, और वहीं आप इंडियन रुपी को देखिए डॉलर के सामने तो सिर्फ 1.3% से नीचे आया है। इसका मतलब ये होता है कि रुपया दूसरी करेंसीज के सामने काफी अप्रिशिएट हो रहा है ना। यहाँ पे 2 इम्पैक्ट होते हैं। एक तो सारे कमोडिटी जब डॉलर अप्रिशिएट होता है तेजी से नीचे जाते हैं, और इंडिया एक कमोडिटी इंपोर्टर है तो हमें वहां पे बहुत फायदा होता है। और साथ ही साथ चूंकि हमारी करेंसी काफी स्टेबल है
एक बार जब यूएस फेड की तरफ से डिसीजन हो जाएगा और स्टेबल हो जाएंगी तो दुनिया में जो लिक्विडिटी है वो इंडियन मार्केट की तरफ काफी तेजी से आएगी। और हमारा ये मानना है कि इस साल जो इनफ्लो होगा वो पिछले कई सालों से ज्यादा होगा और जिसकी वजह से न केवल लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, कमोडिटी की प्राइस नीचे होगी, तो इसकी वजह से हमारे मार्केट को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सिंह साहब, जिस तरह से सब दुनिया भर के बाजारों की नजर इस बैठक पर है एफओएमसी की, आपकी अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जेनेट येलन का जो स्वभाव है वो दरअसल मार्केट फ्रेंडली माना जाता है, तो आपको लगता है इस बार क्लैरिटी आएगी और वो पॉजिटिव साइड पर हो सकती है क्या? जी हाँ, हमारा ये मानना है कि क्लैरिटी पॉजिटिव साइड पे ही होगी, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि यदि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इस समय कोई कोशिश की तो डॉलर और ज्यादा अप्रिशिएट होगा। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूएसए के जितने कॉर्पोरेट्स हैं उनकी 63% प्रॉफिट यूएसए के बाहर से आती है, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो काफी हिट हो जाएगी। और साथ ही साथ ये भी चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी की प्राइसेस तेजी से नीचे आ रहे हैं, तो इस समय इन्फ्लेशन का जो डर था वो काफी कम हो चुका है। तो सिर्फ एक लेबर डेटा के बेसिस पे यदि फेड डिसाइड कर ले तो इसकी चांसेस बहुत कम है। जिस तरह से ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं, शेल गैस पे नुकसान होगा तो वहाँ काफी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। तो हमारा ये मानना है कि लेबर डेटा भी इस तरह से सस्टेन नहीं करेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यूएस फेड इस पॉलिसी में काफी क्लेरिफाई कर देगा और जो लोगों के मन में एक आशंका है उसमें कमी आएगी। शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर सारी अपनी राय देने के लिए। इस बीच बाजार एकदम शांत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में न तेजी है न मंदी है। 6 अंक ऊपर सेंसेक्स, 6 अंक नीचे निफ्टी। हाँ, ये जरूर है कि मिड कैप शेयरों में आधा % का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में काफी दिख रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि आप सही शेयर चुनें जो कि आपके पोर्टफोलियो में दे सकते हैं बेहतरीन रिटर्न, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जैकपॉट शेयर। और आज जैकपॉट शेयर बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलते हैं उनके पास। एक फंडामेंटली बेहद ही मजबूत कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी, जी हाँ हम बात कर रहे हैं समिट सिक्योरिटीज की, जो कि आरपीजी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। उसे हम आज जैकपॉट शेयर के तौर पे उतारना चाहेंगे। इस कंपनी की जैसे मैंने बात करी, एक होल्डिंग कंपनी है, ये खुद कंपनी अपने खुद के जरिए और इसकी 100% सब्सिडरी है इंस्टेंट होल्डिंग, उसके जरिए इस ग्रुप की जो कंपनी है उसमें हिस्सेदारी रखती है, जिसमें सीएट, केईसी इंटरनेशनल, जेंसा टेक, आरपीजी लाइफ साइंसेज और इसके साथ साथ कुछ अनलिस्टेड कंपनी, जिसमें खास तौर पर स्पेंसर्स एंड कंपनी के बड़े पैमाने पर कंपनी शेयर होल्ड करती है। तो उस लिहाज से बेहद स्ट्रांग होल्डिंग है इस कंपनी की। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले, प्रोमोटर्स का 72.5% के आसपास का हिस्सा है इस कंपनी में। डीआईएस करीब 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, यानी कि 77% के आसपास की हिस्सेदारी स्ट्रांग हैंड्स में है। पेरेंटेज बेहद स्ट्रांग है आरपीजी ग्रुप की कंपनी, तो उस लिहाज से पहले पैमाने पे ये कंपनी हमारे जो पैरामीटर है उसके ऊपर खड़ी उतरती है। वैल्यूएशन की बात करते हैं, लिस्टेड कंपनीज की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के पास जो कुल होल्डिंग्स है, जिसमें सीएट, आरपीजी लाइफ जैसी कंपनीज हैं, केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनीज हैं, उसकी वैल्यू अगर आप देखें तो करीब 1910 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसके अलावा अनलिस्टेड कंपनीज में भी इसके पास होल्डिंग है, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो करीब 200 करोड़ के आसपास की अनलिस्टेड कंपनीज में इस कंपनी के पास होल्डिंग है। यानी कि टोटल जो अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनीज है उसमें 2111 करोड़ रुपए के आसपास की होल्डिंग ये कंपनी रखती है। और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स देखें इस कंपनी के 1.1 करोड़ शेयर थे, तो उस लिहाज से जो टोटल होल्डिंग्स है इस कंपनी की, उसकी पर शेयर वैल्यूएशन अगर आप देखें तो करीब 1936 रुपए प्रति शेयर के आसपास आती है, जबकि फ्राइडे की क्लोजिंग अगर आप देखें 237 रुपए प्रति शेयर के आसपास की थी। यानी कि केवल 12% के आसपास की जो फेयर वैल्यू है उसके ऊपर फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अपनी जो फेयर वैल्यू है, जो होल्डिंग्स की फेयर वैल्यू से करीब 88% के आसपास की डिस्काउंट पे फिलहाल एक कंपनी ट्रेड करी है। जबकि इस कंपनी के अगर आप पीयर्स देखें, जिसमें बजाज इन्वेस्टमेंट 40%, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स 42%, बार्बर लोरी इन्वेस्टमेंट 55%, पिलानी इन्वेस्टमेंट देखें तो 30% के आसपास की जो फेयर वैल्यू उसके ऊपर ट्रेड करे, तो उस लिहाज से अपने पीयर्स के मुकाबले बेहद सस्ता ही हमें शेयर नजर आता है। तो वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी बेहद स्ट्रांग नजर आती है। अब इस कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, कोई भी कर्ज नहीं है दरअसल इस कंपनी की बुक्स में, जीरो डेट है इस कंपनी की बुक्स पे। टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स हैं, और केवल मार्केट कैप अगर आप देखें फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से 260 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। तो उस लिहाज से बैलेंस शीट वाइज भी कोई इश्यूज इस कंपनी में नजर नहीं आते, तो उस पैमाने पे भी ये कंपनी खासी खरी नजर आती है। आउटलुक की बात करते हैं, चूंकि ये होल्डिंग कंपनी है, सीएट जैसी कंपनी जो कि फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग है, केईसी इंटरनेशनल, आरपीजी लाइफ साइंसेज जैसी कंपनी इस कंपनी की होल्डिंग में शामिल है, तो इनका किस तरह का फ्यूचर है उसी के ऊपर इस कंपनी का आउटलुक दरअसल डिपेंड करेगा। सीएट की बात करें तो 1000 रुपए के आसपास की जो रिसेंट हाई से
वहां से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। 780 के आसपास फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। रबर के प्राइसेस में कमी हुई है। सीवी साइकिल में हम रिवाइवल देख रहे हैं, तो उस लिहाज से सीएट के वैल्यूएशन काफी जो आउटलुक है वो काफी स्ट्रांग नजर आता है कि इंटरनेशनल काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है और जिस तरह से रेलवे पे थ्रस्ट है, आगे चलते ऑर्डर्स में इंप्रूवमेंट होगा, उसके चलते इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा। इस कंपनी के भी हमें जो आउटलुक है वो काफी स्ट्रांग नजर आता है और जो इसकी ऑर्डर बुक है वो बेहद स्ट्रांग और रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग दर्शाती है। जेंसर टेक आईटी स्पेस से, आरपीजी लाइफ साइंसेज फार्मा स्पेस से, ये कुछ और होल्डिंग्स हैं जिनके फ्यूचर भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आते हैं। तो उस लिहाज से इस कंपनी का ओवरऑल जो आउटलुक है वो भी हमें काफी स्ट्रांग नजर आता है। तो चारों पैमाने पे, चाहे आप शेयर होल्डिंग की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, आउटलुक के नजरिए से ये काउंटर हमें काफी अच्छा नजर आता है और जैकपॉट बनने का सारा दमखम इस काउंटर में हमें नजर आता है। बिल्कुल, तो ये बेहतरीन जैकपॉट शेयर आपके लिए समित सिक्योरिटीज जो कि लगभग 13% की बड़ी उछाल दिखाता हुआ आज के सेशन में यहाँ पर शुरुआती कारोबार में। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बाजार के साथ साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अयाज मेमन हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनसे समझेंगे कि हिंदुस्तान के लिए अब सेकंड राउंड में, जो कि अब नॉकआउट चरण होगा, फाइनल तक की राह और वर्ल्ड कप की राह कितनी आसान है, क्या संभावनाएं, क्या मौके, इन सब पर खास बातचीत इस ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप का पहला चरण पूरा हो चुका है। इनफैक्ट अब असली वर्ल्ड कप सेकंड चरण से शुरू होगा, जिसमें अब क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे और हिंदुस्तान भिड़ेगा 19 मार्च को बांग्लादेश के सामने। तो हमने अपने लीग को टॉप किया है और उधर न्यूजीलैंड ने अपनी लीग को टॉप किया, तो हमारे लिए क्वार्टर फाइनल की राह तो थोड़ी आसान है, लेकिन हल्के में रहना, गलती होगी, भूल होगी, क्योंकि बांग्लादेश एक बार हमें हरा चुके हैं वर्ल्ड कप में नॉकआउट दौर में। तो अब देखना यह कि हिंदुस्तान यहां से अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रख पाती है, क्या सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंचने की संभावनाएं बनती है। वर्ल्ड कप नहीं देंगे, इस पर कितना दावा नजर आ रहा है मजबूत हिंदुस्तान का, इन सब पर चर्चा करते हैं। हमारी वर्ल्ड कप पर खास पेशकश वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन हमारे साथ हैं। मेमन साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पूरा हिंदुस्तान ये तो मानकर चल रहा है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, बांग्लादेश को तो हम 19 मार्च को हरा ही देंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, ज्यादा मजा तो पाकिस्तान को हराने में ही आएगा। देखिए, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है सेमीफाइनल में, तो फिर से एक बार जो है मैं कहूंगा कि एक फाइनल विद इन द फाइनल हो जाएगा। फाइनल से पहले फाइनल। पहली मैच में भी हमने देखा रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रैफिक था व्यूअरशिप में, जब पहली मैच हो गई थी वर्ल्ड कप की। तो सेमीफाइनल अगर होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को हराना जरूरी है। और जैसे आपने कहा कि आसान है, पेपर पे अगर आप देखें तो लगता है कि आसान है, लेकिन न भूले कि 2007 में बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था इंडिया को। ये टीम है अच्छी, बांग्लादेश की यंगेस्ट टीम है, सबसे यंग टीम जो है वर्ल्ड कप में वो बांग्लादेश की है, अच्छे फॉर्म में, लय में नजर आ रही है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि इंडियन टीम फॉर्म अच्छा है, तजुर्बा बहुत अच्छा है, और जिस तरह से धोनी, विराट कोहली, मोहम्मद शमी वगैरह खेल रहे हैं, उन्हें रोकना मुश्किल है। नॉकआउट स्टेज है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। 5-7 ओवर अगर आप अच्छा ना खेले बैटिंग या बॉलिंग करते हुए, तो आप मैच हार सकते हैं। बिल्कुल, आपने कहा बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को ये हरा चुकी है इस बार भी। ये बताइए आप कि कौन सी वो जोड़ी है जो सबसे ज्यादा एक्शन में रहने वाली है, क्योंकि जिम्बाब्वे में हमने देखा जब मैच हो रहा था तो सुरेश रैना ने शानदार सेंचुरी जड़ी। धोनी साहब का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है, 85 रन उन्होंने भी इस बार दिए। कौन सी वो जोड़ी है जिस पर आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट जोड़ी अब आने वाले मैचेस में जो है वो आपकी ओपनिंग पेयर है, रोहित शर्मा और शिखर धवन। और वहां पर थोड़ी सी परेशानी है इस वजह से कि रोहित ने अभी तक कुछ खास रन नहीं बनाए। एक हाफ सेंचुरी बनाई है एक हल्की टीम के खिलाफ, शिखर ने 2 सेंचुरी लगाई है। अगर शुरुआत अच्छी मिलती है तो आपके पास मिडिल ऑर्डर इतना होनहार है, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना और फिर धोनी खुद आते हैं, तो अगर स्टार्ट अच्छा मिलता है तो आप 350 के टोटल के लिए उम्मीद कर सकते हैं। स्टार्ट अगर बुरा मिला तो दबाव आ जाता है मिडिल ऑर्डर पे, और जो उनको उभर के आना चाहिए, जो उनके पास टैलेंट है, वो पूरा इजहार नहीं कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं सबसे मजबूत कड़ी जो होनी चाहिए वो आपकी ओपनिंग पेयर होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक कमजोर कड़ी जो समझी जा रही थी मेमन साहब की, हिंदुस्तान की बॉलिंग अटैक बड़ी खराब है, लगातार
6 मैच हो गए कि ऑल आउट कर रही है दूसरी टीमों को, वहीं से सबसे स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही। तो उस लिहाज से मैं ये समझना चाहता हूं आप कौन सी 2 टीमों के बीच में फाइनल होता हुआ देख रहे हैं, और आपकी टॉप बेट इस वक्त क्या है, कौन वर्ल्ड कप ले जा सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि अब तक परफॉर्मेंस जो हमने देखा है लीग स्टेजेस में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है इंडिया के, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से लोगों ने माना था कि इंडिया की बॉलिंग इतनी हल्की है, इतनी मैं कहूंगा पुअर है कि वो स्ट्रगल करेगी और बल्लेबाजों पर ही पूरी जिम्मेदारी होगी आगे ले जाने के लिए टीम की। लेकिन ये हमने देखा है कि 6 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं सामने वाली टीम के, तो बॉलिंग बहुत अच्छी तरह चल पड़ी है, खास करके जो तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शामी, उमेश यादव और मोहित शर्मा, क्योंकि उन पिचेस में उन्हें मदद भी मिली है, लेकिन वहां पर मदद मिलती तो आपको कंट्रोल भी अच्छी चाहिए, तेज गति से डाले। और फिर रविचंद्रन अश्विन ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। रविंद्र जडेजा थोड़े से हल्के नजर आए, लेकिन फील्ड, अगर आप फील्डिंग देखें तो 20-25 रन फील्ड में देते हैं, तो मुझे नहीं लगता धोनी उन्हें ड्रॉप करेंगे। गेंदबाजी जो है आपको ये फाइनल जिता सकती है, और मेरा मानना यह है अब तक जो हमने देखा है बॉलिंग अटैक, दोनों ही टीम जो सबसे अच्छी बॉलिंग अटैक है वो है न्यूजीलैंड और इंडिया, और उम्मीद यही है कि फाइनल में ये 2 टीम पहुंचे। बिल्कुल शुक्रिया साहब आपका समय निकालने के लिए। और बैट्समैन सब जगह अच्छे हैं, जो टीम अच्छी बॉलिंग अटैक रखेगी वहां पर चांस ज्यादा है, तो फिर न्यूजीलैंड और इंडिया इस वक्त 2 बेहतरीन टीम हो सकती है। शुक्रिया सर आपका इस एनालिसिस के लिए। आगे भी आपसे बात करेंगे वर्ल्ड कप के बारे में, आगे किस तरह की आगे डेवलपमेंट होती है। एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं तब सब वहां से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। देखिए, बॉलिंग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वहीं से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बिल्कुल। और इस बीच बाजार आज हम शुरुआती कारोबार में उतार चढ़ाव के बीच थोड़ा नुकसान दिखाते हुए पहला सौदा में आज के लिए, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष, जो लेकर आएंगे आवाज IPL मुकाबला।